हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ऐड करके पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी मीन्स यहाँ पर कोई बड़ी मशीन्स का यूज नहीं, लेकिन हम अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे अपने डीएनए में इन सभी को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, हम अपने यूज की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और किस तरह से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी बायोटेक्नोलॉजी की। द यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, मेथड्स एंड ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन इतनी मेहनत कर रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहा है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कर रहा है और पूरा सीक्वेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी मेहनत क्यों करेगा? ह्यूमन जितना सेल्फिश इंसान आपने नहीं देखा होगा दूसरा। ठीक है, तो ह्यूमन इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ एंड सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लिए न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स कौन से बनाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से या बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एंजाइम्स बनाता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंस के हैं। हार्मोन्स बनाता है लाइक इंसुलिन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड आईवीएफ में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। आईवीएफ दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में जो गिवन है आपकी, वो डेफिनेशन क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन 1978 में दी थी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कुछ समझ में आया? इतनी भारी भरकम विलियम शेक्सपियर की लैंग्वेज में इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी है। इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है जो हमने ऊपर डेफिनेशन की है, बस वही मीनिंग है इसका। ठीक है, नेचुरल साइंस यानी कि बायोलॉजी और ऑर्गेनिज्म के स्टडी करके उसकी सेल्स या मॉलिक्यूलर लेवल पर जो चेंजेस किए जाते हैं उनसे हम अपने यूज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में चेंजेस करके हम अपने यूज के प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं, उन्हें ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। यूज के प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म कर रहे थे वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा जैसे वाइन हो गया, कर्ड, विनेगर, ये सभी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी जो हैं ये हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही अंदर आएगा। नेक्स्ट, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा ही है, मतलब वही है, ये दूसरा प्रिंसिपल है उसका। इसमें क्या करते हैं? हमारे यूज के प्रोडक्ट्स को, एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा को हम एक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री यानी कि स्टेराइल एटमॉस्फेयर, जहां पर कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है, वहां पर हम अपने डिजायर्ड जीन को डिजायर्ड माइक्रोब के अंदर या यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन द फैक्ट्री बेसिस। ठीक है, फैक्ट्री की तरह, जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं और क्या क्या मेथड्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला वाला जो टर्म यूज होगा आपकी बायोटेक्नोलॉजी में, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो यहाँ पर मैं आपको टर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि टर्म्स करने से आपके जो आगे वीडियोस या आगे लेक्चर्स आने वाले हैं आपके, जिनमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब करेंगे, तो उनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और बार बार हमें टर्म्स को डिफाइन नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टर्म्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास पहले से बनाया एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन अगर हम उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर दें तो उसे क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। तो वैसे ही डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम चेंज कर देते हैं, ये पार्ट कट करके इसकी जगह हम दूसरा पार्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या होगा? अब एक नए टाइप का डीएनए बन गया।
दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कर दिया इस डीएनए के अंदर हमने। जीन क्लोनिंग, क्लोन क्या होते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज। बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज कब बनती हैं? जब माइटोसिस होती है। माइटोसिस में बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। हम यहाँ पे सेलुलर लेवल पे या लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, तो लिविंग सेल में कॉपीज कब बनाएगा? जब माइटोसिस करेगा, जब सेल डिवीजन करेगा, तभी वो क्लोनिंग करेगा या आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा। तो जीन क्लोनिंग यहाँ पर माइटोसिस से रिलेटेड है। जब हम एक डीएनए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक डीएनए का फ्रेगमेंट जो डिजायर्ड जीन था हमारा, यानी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, तो अब इस डीएनए की कॉपीज भी तो बनना स्टार्ट होंगी। तो जब कॉपीज बनेंगी तो ये डीएनए की क्या होगी? क्लोनिंग होगी। ये डीएनए यहाँ प्रेजेंट है, ये डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोनिंग हो जाएगी डिजायर्ड जीन की। जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर में कई मेथड होते हैं। ये जीन आया यहाँ कहाँ से? जीन यहाँ लाने के लिए भी तो कुछ प्रोसेस हुआ होगा। दिस इज जीन ट्रांसफर। इसमें दो मेथड्स यूज होते हैं। पहले तो इस डिजायर्ड जीन को हमने फाइंड आउट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि वो भी एक लेंदी प्रोसेस है। उसको करने के लिए आपको पहले कुछ चीजों को समझ लेना होगा बायोटेक्नोलॉजी में, जो हम इस लेक्चर में कर रहे हैं, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले एक डिजायर्ड जीन को फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसे कट करेंगे। कट कैसे करेंगे? चाकू से नहीं, उसे हम कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर से, मॉलिक्यूलर कैंची, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे, वो होगी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कट करने के बाद में उस डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे? हम वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर देंगे। किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे? वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वाहक को कहते हैं, जो एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह लेकर जाए, वो होता है वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर कौन होगा? कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई पर्टिकुलर सेल भी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज बैक्टीरियाज, ठीक है। तो बैक्टीरिया वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर का यहाँ पे और आप डिटेल में समझ सकते हो इस तरह से, जैसे प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है। इसको ह्यूमन तक कौन लेकर आता है? ह्यूमन तक डायरेक्ट तो प्लाज्मोडियम नहीं आता है, इसको एनाफिलीज लेकर आती है। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो इसको ह्यूमन तक पहुंचाता है। तो ये फीमेल एनाफिलीज एनाफिलीज मस्कीटो क्या होगा? ये वेक्टर है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर गई, ठीक है। तो एक डीएनए जो डिजायर्ड जीन है डीएनए का, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा? वेक्टर, ठीक है। और दूसरा टर्म इसी से रिलेटेड कौन सा होता है? होस्ट। होस्ट जिस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये, ठीक है। वेक्टर को जिस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे वो होस्ट सेल होगी, और वेक्टर जिसके अंदर डिजायर्ड जीन को ले जाया जाएगा। जीन ट्रांसफर में एक तो कट लगाया हमने, कट लगाने के बाद वेक्टर में डाल दिया। कट लगाया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के थ्रू, जो जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और उसके बाद कट लगाने के बाद अब जोड़ना भी तो होगा, डीएनए से उसे जोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर गम का काम कौन करेगा? चिपकाने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में आपके बना हुआ है। एक मिनट में इरेज कर देती हूँ, इस पे बहुत कुछ लिख दिया मैंने। सी, ये क्या है? एक फॉरेन डीएनए है, ठीक है, जिसे हमें वेक्टर डीएनए के साथ में अटैच करना है। यहाँ पर फॉरेन डीएनए, जिस डीएनए की हमें कॉपीज बनानी है, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉरेन डीएनए हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फॉरेन डीएनए के अंदर कुछ ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट होगा या जीन होगा जिसे हमें कॉपी कराना होगा। तो पहले हम उस फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, उस डीएनए से उस पार्ट को अलग करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसे कट कर दिया। अब ये डिजायर्ड जीन, छोटा सा ये डिजायर्ड जीन हमें मिल गया। इसे हमें कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? वेक्टर डीएनए के अंदर। वेक्टर डीएनए किसका हमने लिया है? किसी भी बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर डीएनए लिया है हमने। ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल
डीएनए और ऑटोसोमल क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट से कट करेगा, पर्टिकुलर साइट से ही कट करेगा, उन्हें हम पैलिंड्रोमिक साइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम अभी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के लास्ट में, पैलिंड्रोमिक साइट्स को। तो यहां से इसने कट कर दिया इसे, अब ये स्पेस खाली हो गया इस डीएनए के ऐड होने के लिए। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए को प्लाज्मिड से अटैच कर दिया गया, और अटैच करने के बाद क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बैक्टीरियल सेल में वापस डाल दिया गया और वो नॉर्मल सेल की तरह वर्क करने लगी, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में अगेन डाल दिया जाएगा का मतलब ये नहीं है कि उसी बैक्टीरिया में डाला जाएगा जिससे उसे निकाला गया है। यहाँ पर किसी भी बैक्टीरिया से निकालने के बाद हम दूसरे बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। लाइक साल्मोनेला से हमने अगर निकाला प्लाज्मिड को और उसमें इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद हमने उसे ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, तो हमने उसे ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया उस पर्टिकुलर जीन को। ट्रांसफॉर्मेशन, ई कोलाई, क्लोनिंग होस्ट, और क्लोनिंग होस्ट में क्या होगा, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस होने लगेगी। जितने ज्यादा ई कोलाई बनते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा डिजायर्ड जीन मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। प्लाज्मिड मैंने भी बताया क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज, इनको भी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे देख लेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी के आगे वाले पार्ट में हम अपने डिजायर्ड जीन को ऐड करते हैं ताकि उसका रेप्लिकेशन फास्ट हो जाए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने अभी बता दिए, कट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, डीएनए को साइड से कट करते हैं। जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट है तो इसको सेंटर से ना कट करके साइडों से कट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं ये पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई करते हैं देन कट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंडोन्यूक्लिएजेस को ही यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज गम का काम करता है, जो कट फ्रेगमेंट है उसे जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना। अब हम ऐसे ही तो कोई जीन किसी में इंसर्ट नहीं कर देंगे, जो हमारे यूज का जीन होगा उसी को हम किसी दूसरे प्लांट में या किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने बीटी कॉटन बनाया था, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन। बैसिलस thuringiensis के अंदर एक स्पेसिफिक जीन होता है, उस जीन को हमने वहां से निकाल करके कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। कॉटन की बड जो होती है उसमें जो कॉटन की बड पे इंसेक्ट्स अटैक करते हैं और उस बड के खुलने से पहले ही उसके अंदर जितना भी कॉटन प्रेजेंट होता है उसे खा लेते हैं। लेकिन ये बैक्टीरियल जीन जो बैसिलस thuringiensis से एक्सट्रैक्ट किया गया था उसे इंट्रोड्यूस करने के बाद अब जब भी इंसेक्ट जब भी इस पर अटैक करेंगे वो उसे खाते ही किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जीन ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे यूज का होगा। तो डिजायरेबल जीन को फाइंड आउट किया जाएगा सबसे पहले, देन इस डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू द होस्ट सेल, और उसके बाद में फिर उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद में मॉनिटर किया जाएगा कि उसकी माइटोसिस के थ्रू प्रोजेनी फॉर्म हो रहे हैं या नहीं फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर। एक ये स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसको भी एक बार समझ लो क्या है ये। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, सेम साइट से, जो कि पैलिंड्रोमिक साइट होता है। पैलिंड्रोमिक साइट क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट। आप बचपन में कहते हो ऐसे शब्द बताओ जो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पढ़ने पे एक होते हैं। जैसे कि हिंदी में एक होता है जहाज, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो एक ही बात है, वो जहाज का जहाज ही रहेगा। ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं लाइक मलयालम। अब इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, MALAYALAM, मलयालम, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए, मलयालम। इधर से भी रीड आउट करो, MALAYALAM, मलयालम। ठीक है, दोनों साइड से सेम दिख रहा है। तो ऐसे ही पैलिंड्रोमिक साइट्स को ये कट करता है। यहाँ पे पैलिंड्रोमिक साइट बनी हुई है, देखो GAATTC, ये एक डीएनए फ्रेगमेंट पे जीन सीक्वेंस है। तो इसके सामने क्या लगेगा, जी के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, 3 बॉन्ड्स के साथ में सी जुड़ता है, ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा और टी के साथ हमेशा ए जुड़ेगा। ठीक है, यानी ए एंड टी का कॉम्बिनेशन बनता है, सी एंड जी का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको रीड आउट करो, GAATTC। इधर भी देखो GAATTC, देखो इस साइड से भी और इस साइड से भी सेम सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह के जब 6 सीक्वेंस या 6 न्यूक्लियोसाइड्स एक साथ मैच करते हुए मिल जाते हैं तो वहीं से ये कट लगा देता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। EcoR1 यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेस C एंड A। C एंड A बेसेस के बीच में कट लगा देता है व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए है जिसे हमें इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर डीएनए के साथ में। तो वेक्टर डीएनए में भी वहीं पर कट लगाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जहां पर वो फॉरेन डीएनए में कट लगाएगा। इस तरह से दोनों कट हो गए। कट होने के बाद अब ये रेडी है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो फ्री हो गए हैं टू स्टिक अदर न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये भी स्टिकी एंड रेडी हो गया है और एक स्टिकी एंड यहाँ पर रेडी हो गया है वेक्टर डीएनए में। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और वापस रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देगा। रेप्लिकेशन के बाद में उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और न्यू प्रोटीन, जो डिजायर्ड प्रोटीन है जो हमें चाहिए, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में तो अभी यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे एंड उसके बाद में हम एक सेपरेट वीडियो में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी मिसलेनियस पॉइंट्स रहते होंगे वो सभी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन कि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सभी मैं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। आप वहां जाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या जैसे जैसे आपके पास आते जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पे वो बाय डिफॉल्ट शो होगा आपके स्क्रीन पर, तो वहां पर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।